इस वीडियो में हम गणित प्रकाश कक्षा 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका है उसके इकाई 3 सांख्यिकी के अभ्यास प्रश्नों को इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पहला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि आंकड़ों के निरूपण की विधियों को पहचान कर दिए गए ग्राफ के आगे उसका नाम अंकित कीजिए। तो यहाँ दिया है बार ग्राफ, दंडारेख, हिस्टोग्राफ, चित्रारेख और पाई चार्ट, वृत्तारेख। तो यहाँ पे ये जो पहला आंकड़ों को निरूपित किया गया है इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो दूसरा दिया गया है आंकड़ों का निरूपण को हम बार ग्राफ या दंडारेख कहते हैं। और तीसरा ये जो है को हम पाई चार्ट या वृत्तारेख कहते हैं। दूसरा जो प्रश्न है ये कह रहा है गणित के टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए हैं। यहाँ पे 30 विद्यार्थियों द्वारा जो अंक प्राप्त किया गया है गणित के टेस्ट में उसको दिया है। अब आगे कह रहा है कि उपरोक्त अंकों को मिलान चिन्ह टैली चिन्ह का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ ये पहला क्रम संख्या दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसके बाद फिर यहाँ दूसरे में संख्या दी गई है 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बता रहा मिलान चिन्ह। अब इसमें हमें देखना है कि 2 अंक पाने वाले कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो 2 अंक पाने वाले कुल 2 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ 2 इस तरह से यहाँ 2 खड़ी लाइन खींच देंगे और वही जो होगी फिर यहाँ बारंबारता वाले कॉलम में हम 2 लिखेंगे। फिर अब इसके बाद 3 अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी उसको हम इस सारणी में अगर देखेंगे तो 3 अंक प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थी हैं, बारंबारता 3 हो जाएगी। फिर 4 अंक प्राप्त करने वाले तो 4 अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी 6 हैं। तो पहले हम 4 खड़ी लाइन खींच के उसके बाद एक क्रॉस लाइन खींच देंगे चारों में, ये 5 हो जाएगा और उसके बाद देखिए 6। 4 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हैं उनकी संख्या 6 है। 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 5 अंक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थी सारणी में अगर हम देखेंगे तो उनकी संख्या 4 है। तो यहाँ बारंबारता 4 हो जाएगी। 6 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ये कुल 5 हैं। पहले हम 4 खड़ी लाइन खींचेंगे उसके बाद एक जो है क्रॉस लाइन खींच देंगे। तो ये 5 जो है 6 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हो गए। यहाँ बारंबारता में हम 5 लिख देंगे। अब फिर इसके बाद 7 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अगर इस सारणी में हम देखेंगे तो कुल 3 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ बारंबारता भी 3 हो जाएगी। 8 अंक प्राप्त करने वाले भी 3 विद्यार्थी हैं तो उनकी बारंबारता 3 होगी। फिर 9 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 4 हैं तो उनकी बारंबारता हम 4 लिखेंगे। अब फिर आगे कह रहा है उपरोक्त सारणी को देखकर संख्या की बारंबारता के अनुसार संख्या के ऊपर के खानों में रंग भरिए। अब यहाँ पे हमें रंग भरना है। तो जैसे 2 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 2 थी तो 2 खानों को रंगा गया है। 3 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 3 है तो इसमें 3 खाना हमने रंगा। फिर 4 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की बारंबारता 6 थी, इसमें हमने 6 खानों को रंगा है। फिर 5 अंक पाने वाले इनकी बारंबारता 4 थी तो इसमें 4 खाना रंगा गया। 6 अंक पाने वाले विद्यार्थी ये 5 थे तो इसमें हमने 5 खाना रंगा। फिर 7 अंक पाने वाले 3 विद्यार्थी थे, 3 खाना रंगा। फिर 8 अंक पाने वाले भी 3 थे तो यहाँ 3 खाना रंगा गया है। फिर 9 अंक पाने वाले कुल 4 विद्यार्थी थे तो यहाँ पे हम 4 खाना रंगेंगे। तो इस तरह से अलग अलग रंगों से हम इसको रंगेंगे। निम्न सारणी की सहायता से पाई ग्राफ के त्रिज्य खंड में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रंग भरिए। तो का है 8 बच्चों की पसंद के खाने की वस्तुओं की सारणी निम्न है। तो ये सारणी दी गई है खाने की वस्तुएं और बच्चों की संख्या। तो 8 बच्चों का दिया गया है। बिस्किट खाने वाले 1 संख्या है, कुरकुरे खाने वाले बच्चों की संख्या 2 है, टॉफी खाने वाले बच्चों की संख्या 2, चॉकलेट खाने वाले और उसके बाद योग दिया गया ये कुल 8 है। अब यहाँ पे पाई ग्राफ दिया गया है
और इसमें हमें बिस्कुट, कुरकुरे, टॉफ़ी और चॉकलेट इनको अलग अलग रंगों से इन्हें रंगना हमें। तो अब जैसे यहाँ बिस्किट के लिए हमने लाल रंग लिया है, तो बिस्किट खाने वाले बच्चे 1 हैं, तो इसको हमने लाल रंग से रंगा। फिर कुरकुरे खाने वाले 2 हैं, तो हमने 2 खाना पीले रंग से रंगा है। टॉफ़ी खाने वाले भी 2 थे, तो टॉफ़ी खाने वाले बच्चों का यहाँ हमने 2 खाना रंगा। फिर जो है चॉकलेट खाने वाले बच्चे 3 थे, तो यहाँ पे हमने 3 खाना जो है काले रंग से रंगा है। ये पाई ग्राफ में हम अलग अलग रंग भर के इस तरह से हम इसको बनाएंगे। फिर खा प्रश्न है, 12 बच्चों की पसंद के गुब्बारे के रंगों की सारणी निम्न है। पाई ग्राफ में बच्चों की संख्या के अनुरूप गुब्बारे के रंग को भरिए। अब यहाँ गुब्बारे के रंग और बच्चों की संख्या, तो 12 बच्चों का दिया गया। लाल रंग के गुब्बारों को 5 बच्चे पसंद करते हैं, पीले रंग के गुब्बारों को 3, नीले रंग के गुब्बारे को 3, हरे रंग के गुब्बारे को 1 बच्चा पसंद करता है। तो बच्चों की संख्या का योग हो जाएगा सब 12। अब इस सारणी के अनुसार हमें जो है इस पाई ग्राफ को रंगना है। तो लाल गुब्बारों की संख्या 5 है, तो हम यहाँ पे 5 खाने को लाल रंग से रंग दिया हमने। पीले गुब्बारे के बच्चों की संख्या 3 थी, उसको हमने 3 रंग दिया है। नीले गुब्बारों के बच्चों की संख्या 3 थी, तो इसको हमने 3 खाना रंग दिया है। फिर हरे रंग के गुब्बारों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या 1 थी, तो इसको हमने हरे रंग से 1 खाना रंग देंगे। तो इस तरह से ये अलग अलग रंगों से हम इस पाई ग्राफ को दर्शाएंगे। फिर प्रश्न 4 है, एक फल की दुकान पर रखे विभिन्न प्रकार के फलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे ये एक पाई ग्राफ दिया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार के फल रखे गए हैं, जैसे सेब, इनकी संख्या 76 है, आम इनकी संख्या 40 है, केला इनकी संख्या 22, संतरा इनकी संख्या 43 है, अमरूद इसकी संख्या 12 है। इसी पाई ग्राफ के आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देना। तो पहला जो कह रहा फल की दुकान में कुल कितने फल हैं, तो सभी को हम जोड़ लेंगे, 76, 12, 43, 22 और 40, तो ये 193 फल होंगे। फिर कह रहा किस फल की संख्या सबसे अधिक है, तो सेब 76 है, तो सबसे अधिक संख्या सेब की है। फिर आम की संख्या से केले की संख्या कितनी अधिक है, तो आम की संख्या 40 है और केले की संख्या 22 है, तो 40 में से 22 घटाएंगे तो ये 18 आ जाएगा। कौन सा फल सबसे कम संख्या में है, तो अमरूद, इसकी संख्या 12 है, तो ये हो जाएगा अमरूद। फिर आगे कह रहा फल की दुकान पर कितने प्रतिशत सेब हैं, तो सेबों की संख्या 76 है और कुल फलों की संख्या 193, तो 76/193, इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। इसको जब हम हल करेंगे, सरल करेंगे, तो हमारा उत्तर आएगा 39.38%। फिर आगे कह रहा फल की दुकान पर संतरा और केला कुल फलों के कितने प्रतिशत हैं, तो संतरा और केला इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो उनकी संख्या 43 और 22 है, तो 43 और 22 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा। और कुल फलों की संख्या 193 है। संतरा और केला इन दोनों की संख्याओं का योग बटे कुल फलों की संख्या गुणे 100, इसको सरल करेंगे तो आएगा ये 33.68%। पांचवा प्रश्न, एक विद्यालय में खेले जाने वाले खेलों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये जो है एक पाई ग्राफ दिया गया है किसी विद्यालय में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों का, ये पाई ग्राफ है। अब इसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पाई ग्राफ को एक बार देख लेते हैं। 67 बच्चे जो है ये क्रिकेट खेलते हैं, 38 बच्चे ये फुटबॉल खेलते हैं, 14 बच्चे कबड्डी खेलते हैं, 54 बच्चे ये बास्केटबॉल खेलते हैं, 23 बच्चे ये बैडमिंटन पसंद करते हैं, 12 बच्चे शतरंज और 14 बच्चे ये हॉकी पसंद करते हैं। पाई ग्राफ का नाम है पसंदीदा खेल। अब यहाँ नीचे दिया पहला सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला खेल है, तो ये क्रिकेट हो जाएगा। फिर सबसे कम पसंद किया जाने वाला खेल ये शतरंज होगा। पाई ग्राफ का शीर्षक
पसंदीदा खेल है। इसके बाद हॉकी और कबड्डी को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। फिर कुल 7 प्रकार के खेलों को इस ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 प्रकार के खेलों को इस पाई ग्राफ में दिखाया गया है। कुल 222 बच्चों के आंकड़े इस ग्राफ में सम्मिलित हैं। 54 बच्चों को बास्केटबॉल खेल पसंद है। 12 बच्चों को शतरंज खेल पसंद है। फिर आगे कह रहा बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों की संख्या कबड्डी खेलने वाले बच्चों की संख्या से 9 अधिक है। फिर फुटबॉल से अधिक पसंद किए जाने वाले खेल क्रिकेट व बास्केटबॉल हैं। प्रश्न 6 है, पार्किंग में खड़ी अलग अलग रंग की कारों की संख्या से एक सारणी बनाई गई है। सारणी के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सारणी दी गई है यहाँ पे कार का रंग और संख्या। सफ़ेद इनकी संख्या 20 है। पीले रंग के कार इनकी संख्या 8 है। काले रंग के कार ये 12, लाल 18, नीला ये 2। तो अब आगे कह रहा है कि पार्किंग में कुल 60 कारें हैं। अगर हम इन सभी कारों की संख्या को जोड़ेंगे तो इनकी संख्या कुल 60 होगी। फिर इस पाई ग्राफ को 5 भाग में बांटेंगे। फिर आगे कह रहा है पूर्ण वृत्त का कोण ये 360 अंश का होता है। फिर इस पाई चार्ट में एक कार का अंश माप है, तो कुल कारों की संख्या से हम 360 में भाग दे देंगे, दिया जाएगा 6 अंश। फिर सफ़ेद कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप है, तो इसके लिए हम सफ़ेद कारों की संख्या गुणे 360/60 इसको सरल कर लेंगे। तो ये 60 का एक जीरो कट जाएगा, 20 का एक जीरो कट जाएगा। फिर 6 से 360 में भाग देंगे, ये 60 आ जाएगा। फिर 2 से 60 में गुणा करेंगे, ये 120 अंश होगा। सफ़ेद कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप ये 120 अंश होगा। फिर पीली कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप, अब यहाँ भी हम पीली कार की संख्या 8 है, तो 8 गुणे 360/60 करेंगे, ये 0 से 0 कट गया। 6 से 36 में भाग देंगे, तो ये 6 कम 6 और 6 छक 36, 6 8 का गुणा करेंगे तो ये 48 अंश हो जाएगा। फिर काली कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप है, तो काली कारों की संख्या 12 है, 12 गुणे 360/60। अब इसको सरल कर लेंगे तो ये 12 और 6 12 छक 72 अंश। ये काली कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप 72 अंश होगा। लाल कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप है, तो अब चूंकि एक कार के लिए अंश माप है 6 अंश, तो लाल कारों की संख्या 18 है, तो इसमें हम 6 में 18 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 छक्का 108 हो जाएगा। लाल कार के लिए त्रिज्य खंड का अंश माप 108 अंश होगा। फिर नीली कार के लिए त्रिज्य खंड अंश का माप, तो नीली कार की संख्या 2 है, 2 गुणे 360/60 इसको सरल कर लेंगे, तो ये 6 दूना 12 अंश हो जाएगा। नीली कार के लिए त्रिज्य खंड अंश का माप 12 अंश होगा। अब आगे कह रहा है कि पाई ग्राफ में दी गई सीधी रेखा से शुरुआत करते हुए प्रत्येक त्रिज्य खंड को चांदे से नाप कर बनाइए व कारों के रंगों के अनुसार त्रिज्य खंड में रंग भरिए। तो अब इस तरह से हम पाई ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम एक वृत्त बना लेंगे और उसके बाद वृत्त के केंद्र से वृत्त की त्रिज्या खींच देंगे। अब उसके बाद जो यहाँ विभिन्न प्रकार के कोण आए हैं, अंश माप आया है, इसको हम चांदे की सहायता से इस वृत्त में बना देंगे। तो जैसे सफ़ेद कार का ये आया था 120 अंश, तो यहाँ हमने 120 अंश बनाया। फिर पीली कार का ये 48 अंश आया था, यहाँ हमने 48 अंश बनाया। फिर 72 अंश ये काली कार का आया था, तो यहाँ पे हमने 72 अंश चांदे से नाप के बनाया। फिर लाल कार ये 108 अंश आया था, तो यहाँ चांदे से नाप के हमने 108 अंश का कोण बनाया। और इस तरह से इनको हम विभिन्न रंगों से रंग के ये एक पाई ग्राफ तैयार करते हैं। रिया के मासिक खर्च की सारणी निम्न है। तो यहाँ पे रिया के मासिक खर्च का ब्यौरा दिया गया है, जैसे बाएं कॉलम में मासिक खर्च और दाएं कॉलम में रुपए।
तो अब घर का किराया इस पे खर्च होने वाला रुपया है 4200। फिर इसके बाद खाना पे खर्च हो रहा है 5400। इसके बाद कपड़े पे खर्च हो रहा है 3000 और बचत हो रहा है 1800 रुपये। सभी का योगफल कर लेंगे, घर का किराया, खाना, कपड़े और बचत सभी का जब योग करेंगे तो ये हो जाएगा 14400। अब हम प्रत्येक जो यहाँ पे दिया गया जैसे घर का किराया, खाना, कपड़े, बचत, इन सब का जो हम पाई ग्राफ में दर्शाने के लिए इनका अंश माप निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे घर का किराया इसका अंश माप निकालना हो तो पहले हम ऊपर घर का किराया लिखेंगे और नीचे हम संपूर्ण योगफल लिखेंगे और इसमें हम 360 से गुणा कर देंगे। तो वही जो आएगा सरल करने पे वही जो है पाई ग्राफ का अंश माप होगा। अब जैसे यहाँ पे 4200 बटा 14400 गुणे 360, इसको जब हम सरल करेंगे तो इसका मान जो आएगा वो 105 अंश होगा। खाना, इसका अंश माप निकालने के लिए खाने पे खर्च हो रहा है 5400, कुल योगफल है 14400 और इसमें गुणा करेंगे हम 360 से। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 135 अंश। कपड़े के खर्च का इसका अंश माप निकालना हमें, तो कपड़े पे खर्च रुपया 3000 ऊपर लिखेंगे, नीचे 14400 गुणे 360। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 75 अंश। फिर उसके बाद बचत का अंश माप निकालेंगे, ये है 1800 रुपये, तो 1800 बटा हो जाएगा 14400 गुणे 360। इसको जब सरल करेंगे तो ये आएगा 45 अंश। यहाँ नीचे कह रहा है रिया के मासिक खर्च को एक पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब यहाँ पे हमने रिया के मासिक खर्च का पाई ग्राफ बनाया है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वृत्त बना लेंगे किसी भी नाप का। उसके बाद इस केंद्र से कहीं भी एक त्रिज्या मिला देंगे, एक रेखा मिला देंगे सीधी। अब इस केंद्र से हम ये जो विभिन्न माप हमने निकाला है 105, 135, 75 और 45, इस पे हम सभी अंश मापों को बनाएंगे। तो चांदे की सहायता से इस पे हमने 135 अंश का बनाया। खाने का खर्च था ये 135 अंश आया था, तो इसको 135 अंश बनाया। फिर घर का किराया ये 105 अंश था, यहाँ 105 अंश बनाया। बचत ये 45 अंश आया था, यहाँ पे हमने 45 अंश बनाया। फिर कपड़े का जो खर्च था वो 75 अंश था, यहाँ पे हमने 75 अंश का एक कोण बनाया। इस तरह से ये रिया के मासिक खर्च का एक पाई ग्राफ है। फिर 8वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए और यहाँ शब्द दिया गया जैसे प्रतिनिधित्व, सबसे अधिक, केंद्रीय प्रवृत्ति, सबसे कम, समांतर माध्य, पदों की संख्या, कुल पदों का योग, बारंबारता, माध्य। अब इन्हीं शब्दों को हमें यहाँ भरना है खाली स्थान में। तो पहला है औसत आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति भरेंगे। औसत सबसे अधिक और सबसे कम मूल्य के आंकड़ों के बीच में होता है। केंद्रीय प्रवृत्ति वह संख्यात्मक माप है जो आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। औसत को समांतर माध्य भी कहा जाता है। समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। समांतर माध्य को संक्षेप में माध्य कहते हैं। फिर आगे है सिग्मा एक्स को कुल पदों का योग कहते हैं। एन पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। यफ बारंबारता को प्रदर्शित करता है। सिग्मा यफ एक्स बटा सिग्मा यफ ये बराबर होता है समांतर माध्य। यह है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। यहाँ क्रम संख्या, यहाँ संख्याएं, फिर कुल योग, कुल संख्याएं, समांतर माध्य। पहला जो प्रश्न है इसमें संख्याएं दी हैं 22, 5, 2, 12 और 9। इनका कुल योग हो जाएगा 50। 5 संख्याएं हैं। समांतर माध्य निकालने के लिए हम कुल योग में कुल संख्याओं से भाग कर देंगे। तो कुल योग 50 आया है, कुल संख्याएं 5 हैं। 5 से हम जब 50 में भाग करेंगे तो ये 5 एक कम 5 और ये 5 दहाई 50 हो जाएगा। तो समांतर माध्य 10 आ जाएगा। इसी तरह दूसरा है, संख्याएं दी है 19, 5, 9, 12, 10 और 5।
इनका जब योग करेंगे तो ये 60 होगा। और संख्याओं को अगर देखें तो संख्याएं 1 2 3 4 5 6 6 संख्याएं हैं। अब यहाँ हम समांतर माध्य निकालेंगे, तो कुल योग में हम कुल संख्याओं से भाग करेंगे, तो ये 6 एकम 6 हो जाएगा और ये 6 दाएं 60 हो जाएगा, 10 आ जाएगा समांतर माध्य। फिर इसके बाद तीसरा है 45 20 16 18 12 और 17। अब इनका जब योग करेंगे तो 128 होगा। कुल संख्याएं इसमें कितनी हैं, तो ये 1 2 3 4 5 और 6 है इनकी संख्या। तो 128 में 6 से हम भाग करेंगे, तो ये आ जाएगा 21.33, ये समांतर माध्य आ जाएगा। फिर चौथा है 17 12 15 14 और 12। कुल इसमें संख्याएं 5 हैं, 5 से भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 14 समांतर माध्य। फिर इसके बाद पांचवा है 13 5 18 2 19 17 5 16 और 4। अब इन कुल संख्याओं का योग करेंगे तो इनका योग हो जाएगा 99। और ये संख्याएं, इनकी संख्या 9 है, तो 99 में 9 से भाग कर देंगे तो समांतर माध्य 11 आ जाएगा। फिर इसी तरह से छठवां है 14 16 11 2 6 6 155 और 2 11। इनका कुल योग हो जाएगा 223। और ये कुल संख्याएं ये 9 हैं, तो 223 में 9 से भाग करेंगे, इसका मान आ जाएगा 24.77। फिर सातवां है 1 2 0 3 2 1 5 4 3 2 1 2। इनका कुल योग 26 होगा। इसमें कुल 12 संख्याएं हैं, तो 26 में 12 से भाग करेंगे तो आएगा 2.166। फिर आठवां है 8 15 23 16 43 42 37। इन सभी संख्याओं का योग 184 होगा। और ये कुल संख्याएं 7 हैं, 184 में 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 26.285। फिर नौवां है 40 50 68 70 72 62। इनका कुल योग हो जाएगा 362। और ये कुल संख्याएं 6 हैं, 362 में 6 से भाग करेंगे तो इसका मान आएगा 60.333। फिर दसवां है 10 20 30 40 50 60 70। तो इनका कुल योग हो जाएगा 280। और ये कुल संख्याएं ये कुल 7 हैं। अब समांतर माध्य निकाल लेंगे, 280 में 7 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 40 समांतर माध्य। यहाँ पे 10वां प्रश्न है सारणी को पूर्ण कीजिए व रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पे भार किलोग्राम में दिया गया है x, बच्चों की संख्या f यहाँ दिया गया दूसरे कॉलम में, और तीसरे में कुल भार f(x). f और x इन दोनों का गुणनफल जो है ये f(x) है। पे भार दिया गया 45 46 47 48 49 और 50। यहाँ बच्चों की संख्या दी गई है 3 4 2 6 3 और 2। हम कुल भार निकालेंगे तो x और f का गुणा करेंगे तो यहाँ 45 और 3 का गुणा करेंगे तो ये होगा 135। फिर 46 और 4 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 184। फिर 47 और 2 का गुणा करेंगे ये होगा 94। फिर 48 और 6 का गुणा करेंगे ये होगा 288। फिर 49 और 3 का गुणा करेंगे ये होगा 147। फिर 50 और 2 का गुणा करेंगे ये हो जाएगा 100। अब हम सिग्मा f(x) निकाल लेंगे। ये जो सभी हमारे भार आए हैं इन सभी का योग हम कर लेंगे, 135 184 94 288 147 और 100। तो इसका योग हो जाएगा 948। अब इसके बाद बच्चों की संख्या हम सिग्मा f निकाल लेंगे, 3 4 2 6 2 3 और 2। इनका जब योग करेंगे ये 20 होगा। अब समांतर माध्य निकालेंगे तो समांतर माध्य ये होता है सिग्मा f(x) बटा सिग्मा f। सिग्मा f(x) हमारा आया 948 और सिग्मा f आया है 20। 948 में 20 से भाग करेंगे तो ये आएगा 47.4। यही जो है ये समांतर माध्य है। फिर अगला है भार और बच्चों की संख्या। तो भार x और बच्चों की संख्या f।
और कुल भार एफ एक्स एफ और एक्स का गुणा जब करेंगे तो पहला है 10 और बच्चों की संख्या है 3, तो 10 और 3 का गुणा करेंगे तो ये 10 तियाँ 30 हो जाएगा। दूसरा है 20 और 12, तो 20 और 12 का गुणा करेंगे ये 240 होगा। फिर दिया है 30 और 15, 30-15 का गुणा करेंगे ये 450 होगा। 40 और 8 का गुणा करेंगे तो ये 320 होगा। फिर 50 और 2 इसका गुणा करेंगे तो ये 100 होगा। अब हम सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे इन सभी का, 30, 240, 450, 320 और 100, इन सभी का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 1140। और उसके बाद बच्चों की संख्या 3, 12, 15, 8 और 2 इनका जब योग करेंगे तो ये आ जाएगा 40। अब समांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो 1140/40, इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5, यही समांतर माध्य होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने सांख्यिकी के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।